नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, किसी होशियार आदमी की चालाकी कोई होशियार आदमी ही पकड़ सकता है। और शायद इसीलिए जब समूचा विपक्ष संसद में आजकल मोदी की घेराबंदी कर रहा है, तब ये आदमी या ये नेता, इसका ध्यान कहीं और है। सही पहचाना आपने, शरद पवार, हिंदुस्तान की मौजूदा सियासत के सबसे बड़े उस्ताद। और उस्ताद का जो ध्यान था वो 2024 पर है। और उस्ताद का मानना है कि 2024 में अगर मोदी और शाह को हराना है, पराजित करना है, तो सबसे पहले कील कांटे दुरुस्त करने होंगे। और कील कांटे से शरद पवार का मतलब है चुनाव आयोग, चुनाव प्रक्रिया, चुनाव मशीनरी। और चुनाव मशीनरी बोले तो ईवीएम। आपका ईवीएम मशीन है, इसके द्वारा और इसका दुरुपयोग हो सकता है। जब भी हमने खुद देखा और आप लोगों ने भी देखा कि जब भी मशीन में कोई खराबी आई हो, वोट हमेशा बीजेपी को जाता है। अब दोस्तों, शरद पवार के इस खेल से आज मैं पर्दा उठाऊंगा और मैं आपको बताने जा रहा हूं कि शरद पवार जहां फोकस कर रहे हैं, क्या उससे 24 के नतीजों पर बड़ा असर होगा, खासकर विपक्ष के लिए। उस पर तो मैं आऊँगा, लेकिन सवाल इस बात का है कि ये जो ईवीएम है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। और क्या इस डिवाइस को आज भी मैनिपुलेट किया जा सकता है, इससे छेड़छाड़ की जा सकती है? और क्या ये जो ईवीएम है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, इसके अंदर एक चिप है और वो चिप प्रोग्रामेबल है, प्रोग्राम किया जा सकता है, उसमें एक मेमोरी है, और क्या उससे छेड़छाड़ हो सकती है, मैनिपुलेशन हो सकता है? Who manipulates it, when it is manipulated, how it is manipulated, only those who manipulate it know. अब दोस्तों, ईवीएम को लेकर जो सवाल, शंकाएं हमारे मन में हैं, उससे कहीं ज़्यादा शंकाएं, संदेह, शक और सवाल शरद पवार और विपक्ष के तमाम नेताओं के जहन में। और शरद पवार हवा में तीर नहीं चला रहे, बल्कि उनकी जो रिसर्च है, उनके जो आरोप हैं ताज़ा, वो कहीं ना कहीं एक एक्सपर्ट पैनल की रिपोर्ट पर आधारित हैं। और ये जो एक्सपर्ट पैनल है, इसमें सुप्रीम कोर्ट के जज से लेकर हिंदुस्तान के नहीं, दुनिया भर के टॉप कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, कई आईआईटी के प्रोफेसर्स हैं, कई उसमें कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग के हर डिपार्टमेंट है। और इस एक्सपर्ट पैनल का ये मानना है कि आज की तारीख में भी ईवीएम में कई गड़बड़ियां हैं, कई लूप होल हैं। और यहां से एक सवाल उठता है कि क्या ईवीएम को आज की तारीख में भी हैक किया जा सकता है? भले ही अब तक वो हैक नहीं हुई, लेकिन क्या आगे हैक किया जा सकता है? अब सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या ईवीएम हैक की जा सकती है आज की तारीख में? अगर कल तक हैक नहीं हो पाई, तो क्या भविष्य में हैक हो सकती है? ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसका जवाब मैं नहीं दे सकता, यकीन से मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंटिस्ट नहीं हूँ और ना ही कंप्यूटर इंजीनियरिंग में कोई मेरे पास डिग्री है। लेकिन एक शख्स हैं, और मैं चाहता हूँ उनकी आप तस्वीर देखें। सुभाशीष बनर्जी, प्रोफेसर ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, आईआईटी दिल्ली। और आईआईटी दिल्ली इंजीनियरिंग के क्षेत्र में दुनिया के टॉप 50 इंस्टीट्यूशंस में एक है। और बनर्जी साहब जो हैं, प्रोफेसर बनर्जी जो हैं, हिंदुस्तान की क्रीम हैं जहां तक कंप्यूटर साइंस की बात है। और सुनिए ईवीएम को लेकर ये क्या कह रहे हैं। That an EVM has not been hacked is no guarantee that it cannot be. If it is hacked, it is hacked. अब प्रोफेसर बनर्जी कह रहे हैं कि an EVM has not yet been hacked is no guarantee that it cannot be. यानी इनका ये कहना है कि ईवीएम अगर अब तक हैक नहीं की गई है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आगे भी, यानी भविष्य में भी वो हैक नहीं हो सकती। कोई गारंटी नहीं दे सकता, ये प्रोफेसर साहब कह रहे हैं, चाहे जितना बड़ा दुनिया का साइंटिस्ट हो। फुल प्रूफ गारंटी किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बारे में कोई नहीं दे सकता। इनका ये भी मानना है कि जिस तरह से पिछले बरसों में इलेक्शन कमीशन ने चैलेंज दिया कि भाई आइए इसको हैक करके दिखाइए, और कुछ समय दिया गया और कोई हैकर सफल नहीं हुआ, कोई आया भी नहीं। उन्होंने कहा इस तरह से प्रदर्शन नहीं किया जाता है। दरअसल मशीन में बहुत कुछ होता है और साइंस बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती चली जा रही है और बहुत से तरीके हैं,
और शायद इसीलिए एक और उस्ताद ने भी कुछ सवाल कर दिए। उस्ताद को आप जानते हैं। पहले कहते थे ये वन टाइम प्रोग्रामेबल चिप है, अब उन्होंने स्वीकार किया कि मल्टीपल प्रोग्रामेबल चिप है। ऐसे अनेक सवाल हैं। अब दोस्तों, ये जो एक्सपर्ट पैनल है जिसे सिटीजन कमीशन ऑन इलेक्शन, जिसको CCE कहा जाता है, इसके चेयरमैन मदन लोकुर साहब थे, जो एक रिटायर्ड जज हैं सुप्रीम कोर्ट के। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि कई IIT के प्रोफेसर, कई कंप्यूटर साइंटिस्ट, दुनिया भर के और भी बहुत से लोग इसमें थे, और कई इलेक्शन कमीशन से जुड़े पुराने अधिकारी भी थे। इनका ये मानना है कि गड़बड़ हो सकती है। और अगर आप ये तस्वीर देखें तो जो इलेक्शन कमीशन मशीन रखता है उसमें एक जो ये यूनिट है जो आपको दिख रहा है, इसको CU कहते हैं, कंट्रोल यूनिट कहते हैं, जहाँ पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर बैठता है। और दूसरी तरफ जहाँ पर आप वोट देते हैं वहाँ पर एक बैलेट यूनिट होता है, और उसके साथ में VVPAT होता है, जहाँ पर आप वोट वेरीफाई कर सकते हैं। और ये सिस्टम जो है ये वायर से जुड़ा होता है, इंटरनेट से जुड़ा नहीं होता है। लेकिन अब सवाल क्या है, मशीन आपने देखी। एक्सपर्ट पैनल का कहना है कि ये जो मशीन है इसको फिर से इसके सॉफ्टवेयर को और इसके हार्डवेयर को, यानी ये जो बैलेट यूनिट है और कंट्रोल यूनिट है, इसको और इसके अंदर जो चिप है, वो चिप जो ऐसा बताया जाता है कि US की किसी कंपनी ने बनाई है इस चिप को, बाकायदा चिप का नंबर भी एक्सपर्ट कमेटीज़ ने दिया है। उनका ये कहना है कि इस सॉफ्टवेयर को फिर से रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत है, हार्डवेयर को। और भी बहुत से रिकमेंडेशंस दिए हैं इस कमेटी ने। सवाल ये है कि कहीं ना कहीं इस कमेटी ने माना है, एक्सपर्ट्स ने, कि सिस्टम में लूप होल हैं और इलेक्शन कमीशन को सारे के सारे सवालों के जवाब लिखित तौर पे देने चाहिए। अब दोस्तों, एक्सपर्ट पैनल की इसी रिसर्च पर, इसी रिपोर्ट पर शरद पवार ने एक बैठक बुलाई जिसमें सारी पार्टियां, सारी विपक्षी पार्टियां इकट्ठी करी दिल्ली में। उन्होंने मीटिंग करी, सारे सवाल जवाब किए, और उसमें सारी पार्टियां थी। आप जो भी पार्टी का नाम है, दक्षिण भारत की कोई पार्टी हो, या फिर उसमें समाजवादी पार्टी हो, या जनता दल हो, या उसमें शिवसेना हो, या उसमें कांग्रेस हो, सारी पार्टियां इकट्ठी हुई, और कपिल सिब्बल साहब भी उसमें थे। और ये तय हुआ कि इन सारे सवालों को लेकर, इन सारे शंकाओं को लेकर आखिरी बार, लास्ट टाइम, विपक्ष इलेक्शन कमीशन में जाएगी, सारे सवाल उनको देगी जो भी उनके मन में सवाल हैं, और लिखित जवाब चाहेगी। और अगर इलेक्शन कमीशन ने लिखित जवाब नहीं दिए, उसके बाद फिर उस्ताद का खेल शुरू होगा। अब शरद पवार ने और कपिल सिब्बल ने और दिग्विजय सिंह ने और सारी पार्टी, जितनी भी विपक्षी पार्टियां, उनके नेताओं ने एक वाकई बहुत बड़ा चुनाव आयोग पे सवालिया निशान लगाया। अब देखना होगा कि चुनाव आयोग इनको क्या जवाब देता है, और अगर जवाब से मुतमईन नहीं होते या सवालों का जवाब नहीं देता तो क्या ये लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि चंद्रचूड़ साहब हैं, और चंद्रचूड़ साहब काफ़ी निष्पक्ष और निडर माने जाते हैं जज, एक ऐसा जज जो बरसों बाद, मुद्दत बाद इस मुल्क को मिला है, तो या तो फिर चंद्रचूड़ फैसला करेंगे कि क्या होना चाहिए। बहरहाल मैंने सोचा कि एक सेकंड ओपिनियन इस पर लेना चाहिए, और सेकंड ओपिनियन किसी अपोजिशन पार्टी के नेता से नहीं, किसी रूलिंग पार्टी के नेता से नहीं, किसी ऐसे एक्सपर्ट से लें जो टेक्नोलॉजी भी समझता हो, सरकारी एडमिनिस्ट्रेशन को भी समझता हो, चुनाव प्रक्रिया को भी समझता हो, इन्वेस्टिगेटिव माइंड भी हो। तो मुझे याद आए दिनेश वोरा साहब, बड़े पुराने अधिकारी और टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टिगेशन के बड़े माहिर। तो इनसे बात करते हैं, और आप भी जरा एक सेकंड व्यू लिए इस पूरे इशू में, ध्यान से सुनिएगा इनको। मेरा सवाल आपसे ये है दिनेश साहब कि शरद पवार और जितनी भी अपोजिशन पार्टीज उनके साथ हैं, ये इलेक्शन कमीशन में फिर से एक एप्लीकेशन मूव करने जा रहे हैं, और इन विपक्षी पार्टियों का मानना है, जिसका नेतृत्व शरद पवार कर रहे हैं, कि अभी भी जो हमारी चुनावी प्रक्रिया है, और मैं अगर सिंपल तौर पे इनकी बात रखूं कि जो EVM मशीनें हैं ये 100% रिलायबल नहीं है, ये कपिल सिब्बल का कहना है ऑन रिकॉर्ड। और शरद पवार की जो मीटिंग हुई थी, उनका ये कहना है कि हम इलेक्शन कमीशन से कुछ जवाब चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन देश की जनता को और हमको, विपक्षी पार्टियों को कन्विंस करे कि ये 100% फूल प्रूफ सिस्टम है।
और ये हमारा अंतिम, ये हमारी आखिरी अर्जी होगी इलेक्शन कमीशन को। हो सकता है उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट जाएं, जहां भी जाएं। बहरहाल ये उनका नजरिया है। कपिल सिब्बल साहब का ये भी कहना था कि ये जो मशीन है इसमें एक चिप है, और ये जो चिप है ये प्रोग्रामेबल चिप है, इसमें प्रोग्रामिंग की जा सकती है, इसके अंदर एक मेमोरी है। और उनका ये भी कहना था कि ये कोई गारंटी नहीं है कि अभी तक आपने अगर किसी चिप को के जरिए अगर आपने मशीन को हैक नहीं किया, तो ये गारंटी नहीं है कि आगे भी इस मशीन को हैक नहीं किया जा सकता। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो शरद पवार और विपक्षी पार्टियों का ये जो शक है ईवीएम को लेकर, और ये जो इलेक्शन कमीशन जा रही, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ईवीएम मशीन जो है कुछ गुंजाइश शक की रहती है इस मशीन पर? इसको एक पर्सपेक्टिव में समझते हैं इस सवाल। बहुत साल पहले जब ईवीएम मशीनें बनाई गई थी इस पर्पस के लिए कि वोटिंग आसान हो जाएगी एज ए स्टैंड अलोन टेक्नोलॉजी, उस समय आप देखेंगे कि बहुत सारी मशीनरीज जो कंप्यूटराइज थी या चिप्स के ऊपर आधारित थी, मदरबोर्ड पे आधारित थी, वो स्टैंड अलोन चल सकती थी बहुत आराम से अगर इंटरनेट का कनेक्शन उनके साथ नहीं है। लेकिन पिछले 20 साल में या पिछले 10 साल में हम ऐसे युग में प्रवेश कर गए हैं जहां टेक्नोलॉजी के अंदर, जो थोड़ी बहुत मेरी सीमित जानकारी है, हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर गए हैं कि जहां पे हर चीज रिमोट से कंट्रोल की जा सकती है। मैं लैपटॉप यूज कर रहा हूं, मेरे लैपटॉप के साथ ऐसी कोई तार नहीं जुड़ी है जो मुझे कहे कि मैं वाईफाई यूज नहीं कर सकता हूं। दो टेक्नोलॉजी जो इमर्ज हुई हैं पिछले 2-3 सालों के अंदर जिनकी चर्चा है, और वो हमारी किसी भी स्टैंड अलोन टेक्नोलॉजी को रिडंडेंट कर सकती हैं, यानी कि उसको टैप किया जा सकता है। एक है एडवांस स्टेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरी है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी से कहते हैं, जिससे आप हर चीज जोड़ सकते हो। मुझे लगता है कि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा आप वो कमाल कर सकते हो, वो कनेक्टिविटी पैदा कर सकते हो जो आज से 20 साल पहले स्टैंड अलोन मशीन्स में नहीं है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगर एक चिप लगा दिया जाए कहीं पर और वो चिप मल्टीपल यूज में आ सकता है, यानी कि आपको दिखाया जाएगा कि उसका एक यूसेज है लेकिन उसके एक मल्टीपल यूसेज भी हो सकते हैं। आप सोचिए अच्छा कि अमेरिका ने हुआवी को क्यों बैन किया था टेक्नोलॉजी के मामले में, जो 5G टेक्नोलॉजी थी, क्योंकि पूरा डाउट था कि वो जो टेक्नोलॉजी दे रहे हैं 5G के अंदर, उसके थ्रू वो स्पाइंग कर रहे हैं, हैकिंग कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसके द्वारा वो अमेरिकन सिस्टम्स की जो इंफॉर्मेशन है उसको पास ऑन कर सकते हैं बहुत आराम से। ये दोनों चीजें जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसने वो सारी संभावनाएं फिर से पैदा कर दी हैं जहां पे एक रिमोट वाली मशीन या स्टैंड अलोन मशीन जो अभी तक कनेक्टेड नहीं थी, वो छोटी से हेर फेर से, जैसे आपने एक चिप की बात की, बहुत आराम से कनेक्टिविटी के डोमेन में लाया जा। दिनेश जी यहाँ पर मसला ये, मैंने आपको इसलिए इनवाइट किया, मैंने किसी भी नेता को इनवाइट नहीं किया, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इनवाइट नहीं किया, इसी वजह से क्योंकि उनके एक, चाहे वो बीजेपी के हों चाहे अपोजिशन के हों, उनका एक सेट, उनकी एक सोच है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि हम फिर एक बहुत बड़ी बहस में चले जाते। इस वजह से ना मैंने किसी कांग्रेस के नेता को, विपक्ष के नेता को, ना ही मैंने किसी बीजेपी के नेता को इनवाइट किया गेस्ट के तौर पे। मैंने आपको इसलिए कहा कि आप इन्वेस्टिगेटिव भी हैं, माइंड रखते हैं, इन्वेस्टिगेशन की है, टेक्नोलॉजी समझते हैं। मैं यहाँ पर एक चीज आपसे कहूंगा कि विपक्षी पार्टी कह रही है कि साहब हमें ईवीएम पे भरोसा नहीं, खासकर जहां डबल इंजन की सरकार है, जहां राज्य में भी बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी। हमें डबल इंजन की सरकार की चुनावी प्रक्रिया पे हमें भरोसा नहीं है, हमें इलेक्शन कमीशन पे भरोसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि भाई इलेक्शन कमीशन में अब जो नियुक्ति की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया, उसको बदला जाए। तो वो भी एक बहुत तल्ख टिप्पणी थी मोदी जी के दौर में। मैं यहाँ ये कह रहा हूं कि अगर विपक्षी पार्टी ये कह रही है कि साहब हमें ईवीएम पे भरोसा नहीं, और इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि साहब इस ईवीएम मशीन को कोई हैक नहीं कर सकता, ये फुल प्रूफ है, इनको हैक नहीं किया जा सकता। आईआईटी के प्रोफेसर सुभाषिश बनर्जी कह रहे हैं, प्रोफेसर हैं कंप्यूटर साइंस के, उनका ये कहना है कि साहब जहां भी चिप है, अगर किसी मशीन में चिप लगी है और वो चिप इंटरनेट से जुड़ी हो, नहीं जुड़ी हो, स्टैंड अलोन हो,
तो भी अगर कोई भी चीज प्रोग्रामेबल है, उसके अंदर मेमोरी है, उसको प्रोग्राम किया जा सकता है, तो जरूरत क्या है? अगर इतनी तरफ से तोहमतें लग रही हैं, तो जरूरत क्या है कि हम एक ऐसी मशीन को इस्तेमाल करें जो आज के दौर में हैक हो सकती है। तो ये जो कन्फ्रंट्रेशन है, चुनाव आयोग का कहना है कि आप हैक नहीं कर सकते, और विपक्ष कह रहा है कि इसके अंदर चिप लगी है, इसको हैक किया जा सकता है। अब होना क्या चाहिए? क्योंकि डेमोक्रेसी में अगर इस तरह की शक शुबा होंगे, इस तरह का सस्पिशन होगा, अगर आप चुनाव की प्रक्रिया को ही अगर संदेह से देखने लगेंगे और एक तबका जो बढ़ता जा रहा है, तो क्या करना चाहिए? क्या कुछ जो रिकमेंडेशंस हैं इस कमेटी के, जो सिटीजन्स कमीशन ऑन इलेक्शन है, इसके जो रिकमेंडेशन है कि भाई आप वीवीपैट सिस्टम को थोड़ा सा और बेहतर कर लीजिए, मजबूत कर लीजिए, आप मशीन का सॉफ्टवेयर बदल दीजिए, नई टेक्नोलॉजी पर आ जाइए, क्या करना चाहिए? एक, क्योंकि आप सिस्टम को समझते हैं, सिस्टम में आपने 20 साल नौकरी करी है। दीपक जी, ऐसा है ना, व्यवस्था में अगर बहुत बड़े वर्ग का विश्वास उठ जाए तो जो व्यवस्था संभाल रहे हैं उनका ये फर्ज बनता है कि वो सभी वर्गों को साथ लेके चलें, उस विश्वास को क्या कहते हैं कि वापस लेके आए जो खो चुका है। अगर व्यवस्था में लोगों का विश्वास समाप्त होता है तो गवर्नेंस खत्म हो जाती है और एक तरह से कहा जाए तो एनार्की की सिचुएशन आती है। मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि इस समय लोगों का व्यवस्था में विश्वास बहुत कम होता जा रहा है और उन्हें लगता है कि जो न्याय मिलना चाहिए वो नहीं है, क्योंकि सरकार की नीयत पर शक है, जो उसकी नीति है उसके ऊपर शक है। जहां तक एक इन्वेस्टिगेटर के तौर पे मैं इसको देखता हूं, कई बार तो मुझे ये लगता है कि हमारा जो माइंड है हमेशा ओपन रहता है, हम किसी संभावना से इनकार नहीं करते बिल्कुल भी। अगर हम किसी इतनी जल्दी कंक्लूजन में पहुंच जाए कि नहीं हो सकता, तो मुझे लगता है हो सकता है 20 साल पहले जो टेक्नोलॉजी थी मैं यकीन कर सकता था, बट वी हैव टू मूव ऑन। तो मेरी कहने का मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस हो चुकी है तो 20 साल पहले वाले स्टैंड अलोन टेक्नोलॉजी के बेस पे अब हम नहीं चल सकते। अब ये संभावना है जो सुभाषिष बनर्जी की हैं या बाकी जो हमारे सिटीजन कमीशन ऑफ इलेक्शन की हैं, वो वास्तव में गंभीर चिंताएं हैं। सरकार अगर उन चिंताओं को निपटाती नहीं है या उनको गंभीरता नहीं लेती है या इलेक्शन कमीशन नहीं लेता है, तो ये फिर उनकी नीयत का खेल है, कहीं ना कहीं बदनीयती बीच में आ जाती है। मैं समझता हूं कि ए री-लुक इज नीडेड फॉर दिस इशू राइट फ्रॉम द फ्रेश। और आपको लगता है कि शरद पवार हैं या समाजवादी पार्टी है या बाकी पार्टियां हैं, जितनी भी, कांग्रेस से लेके पूरा विपक्षी खेमा आप कह लीजिए, आम आदमी पार्टी हो गई, जितनी भी पार्टियां हैं, अगर इनका ये सोच है कि भाई खेल होता है, खासकर डबल इंजन की सरकार में खेल होता है, तो क्या अगर इलेक्शन कमीशन, जो जाहिर तौर पे जो इलेक्शन कमिश्नर आज की तारीख में, उसमें बहुत तोहमतें कि साहब ये सरकार के साथ है, सरकार के लिए काम करता है, सब कुछ है, अगर इलेक्शन कमीशन ये बात नहीं मानता और इलेक्शन कमीशन कहता है कि मेरी मशीन एकदम ठीक है, ये मशीन 100% फुल प्रूफ है, इसको हैक नहीं किया जा सकता, हमने हैक करने का मौका दिया था, कोई इसको हैक नहीं कर पाया आज तक, अगर इलेक्शन कमीशन नहीं मानता है, तो क्या शरद पवार जैसे सीनियर लोग, उद्धव ठाकरे हैं, उसमें अखिलेश यादव हैं, उसमें मायावती, नीतीश, सारे लोग हैं जितने भी विपक्ष के हैं, साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट सारी पार्टियों के, फिर क्या अगर ये सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो आपको लगता नहीं है कि फिर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा देश में, कि इधर चुनाव होने जा रहा है लोकसभा का, इधर जो है सारी विपक्षी पार्टियां सुप्रीम कोर्ट जा रही हैं, माहौल देश का ठीक है नहीं, जो आप कह रहे हैं कि भाई सरकार जिस तरह से फैसले कर रही है, जिस तरह से राहुल गांधी पर 2 साल की सजा का ये मामला आ गया, उनको डिस्क्वालीफाई किया, तो व्यवस्था को लेकर लोगों का संदेह बढ़ रहा है, क्योंकि जो मुकदमा किया गया है वो डबल इंजन की सरकार में हुआ है, बिहार के किसी मजिस्ट्रेट ने नहीं किया है, छत्तीसगढ़ के मजिस्ट्रेट ने, वो भी गुजरात में हो रहा है। तो अगर एक तरफ विपक्ष का सिस्टम पर भरोसा कम हो रहा है और उधर इलेक्शन कमीशन अड़ा रहे, फिर रेमेडी क्या है? देखिए, इलेक्शन कमीशन से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। मैं तो साफ सीधी बात कहूंगा, एक नागरिक होने के नाते मैं कह सकता हूं मुझे इस पर भरोसा नहीं है। और डबल इंजन की सरकारों में जो हो रहा है वो आपके सामने है। मुझे दुख तब होता है कि जब हमारे देश के सर्वोच्च कर्णधार आके कहते हैं कि अगर प्रगति चाहिए, ग्रोथ चाहिए, तो डबल इंजन की सरकार लेके आई। तो इसका मतलब
जहां पर सिंगल इंजन की सरकारें हैं, क्या उन्होंने कुछ क्राइम किया है? वो इस देश के वासी नहीं है? उन्हें वो अधिकार प्राप्त नहीं है जो सारे के सारे जो एक जो संसाधन होते हैं जो ट्रांसफर किए जाते हैं डबल इंजन की सरकारों में? ये कहना ही उन सरकारों के प्रति अपमान हो जाता है, संविधान के प्रति अपमान होता है कि ये सिंगल इंजन की सरकारें हैं। इस ढंग से आप व्यवस्था को ट्रीट नहीं कर सकते। संविधान में आपको हर स्टेट को बराबर ट्रीट करना पड़ेगा, इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से एक आखिरी उम्मीद है कि अभी वहां पे माननीय चंद्रचूड़ साहब हैं, अगर वहां तक ये बात पहुंचती है, मैं समझता हूं कि टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो बहुत एडवांस स्टेट में है उन्हें शायद एक नया आदेश दे सकते हैं। लेकिन हाँ, वो एक ट्रांजिशन पीरियड होगा कि सामने चुनाव खड़े हैं और ऊपर से सारे ये मसले चल रहे हैं, समय भी कम है। एक अंतिम सवाल, समय भाग रहा है, अंतिम सवाल मैं कहूंगा, क्योंकि आप एक एक्सपीरियंस गवर्नमेंट ऑफिसर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन टेक्नोलॉजी समझते हैं। अगर दुनिया की जितनी भी हाई टेक्नोलॉजी कंट्रीज हैं, चाहे वो अमेरिका है, यूएसए है, यूके है, जर्मनी है, जापान है, जितनी भी टेक्नोलॉजी सेवी कंट्रीज हैं, अगर ये बैलेट पेपर पे वोट करती हैं और ईवीएम को इन्होंने खारिज कर दिया, जिन देश ने ईवीएम को इजाद किया उसने खारिज कर दिया, वो नहीं जा रहा उस पर, तो क्या एक अच्छी समझ यही होगी कि भारत को भी बैलेट पेपर पे चला जाना चाहिए? मुझे लगता है चले जाना चाहिए। अगर करोड़ों लोगों का संशय है, सारी अपोजिशन पार्टियों का संशय है, और टेक्नोलॉजी 20 साल पहले से आज तक एडवांस हो चुकी है, मैं तो वहां से पहुंचता हूँ कि आज एआई से और इंटरनेट ऑफ थिंग्स से बहुत सारी चीजें जो कल तक नहीं हो सकती थी अब संभव हो गई हैं। तो यहाँ पर हैकिंग भी बिल्कुल नॉर्मल हो गई है। यानी कि मैं रिमोट से बैठ के 100 मील दूर बैठा हूंगा, 500 मील दूर बैठा हूंगा, 5000 मील दूर बैठा हूंगा, मैं कुछ भी कंट्रोल कर सकता हूँ। आज की तारीख में कुछ भी देख सकता हूँ, मैनेज कर सकता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि दिस एंटायर इशू नीड्स ए रीलुक। अगर सरकार इसमें कोई एक पॉजिटिव स्टेप नहीं लेती है, और मोदी जी को फायदा ही है उससे, कम से कम ये जो आरोप उन पे मोदी जी पे लगता है, कम से कम कि भाई आप मशीनों का खेल करते हैं, मोदी जी को फायदा है अगर बैलेट पेपर पे हो। क्योंकि अगर वो कह रहे हैं कि भाई 56 इंच की छाती है, प्रचंड बहुमत हम फिर से लेके आएंगे, और अगर अमित शाह ने कहा है कि इस बार 300 से ज्यादा सीट आएंगी, तो बैलेट पेपर पे ले आए वो, उसमें क्या गलत है? देखिए, अब ये सरकार ऐसी सरकार है जो अपनी विम्स एंड फैंसीज पे काम करती है। वो दरअसल क्या है कि जो एक व्यवस्था होनी चाहिए उससे हटकर काम करती है। तो अब वो सबको पता है, मैं क्या कहूँ इसके बारे में। लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि व्यवस्था संविधान के हिसाब से चले, ना कि किसी व्यक्ति विशेष के संविधान के हिसाब से चले, तो ज्यादा अच्छा है। थैंक यू सो मच, आप आए और आपने इतने संवेदनशील मुद्दे पर बात करी। बहुत बहुत शुक्रिया बोरा साहब आपका।